चलेगी चलेगी। ज़्यादातर कैमरे की तरफ थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं। क्वेरी किसी की कौन सा सौर तूफान। देखो मैंने आपको ये बताया था कि सन के ऊपर लगातार हाइड्रोजन बॉम्ब विस्फोट होते हैं तो नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स सूर्य से बाहर की तरफ अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं और वो अंतरिक्ष में ट्रैवल करके जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो पृथ्वी में अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और पृथ्वी के वातावरण में घुसते हैं और नष्ट हो जाते हैं बाद में। ऐसे ही तूफानों को सौर तूफान कहते हैं। सामान्यतः तब ज्यादा देखने को मिलते हैं जब कोई सन स्पॉट बन रहा हो। सन के ऊपर जब कोई स्पॉट दिखता है उस समय इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इनके प्रभाव क्या है? आजकल की कुछ नई स्टडी कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब जब सौर तूफान देखे गए हैं तब तक ऐसा देखने में आया है कि पृथ्वी का तापमान एल नीनो की घटना उस समय एल नीनो को प्रभावित करते हैं। जब जब ये आते हैं तब तक एल नीनो बनती है और एल नीनो सीधे तौर पर है पानी का गर्म हो जाना, समुद्र के पानी का, उससे संबंधित। इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा दुष्प्रभाव इनका ये है कि जो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, शॉर्ट टर्म के लिए उनको डिस्टर्ब कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं उस चेन को। कम्युनिकेशन को भी हमें देखने को दिक्कत मिलती है। ये इसके दो तीन उदाहरण और करेंगे सनस्पॉट ज्योग्राफी नहीं आती है उसमें पूछे बात नहीं समझ। देखो सनस्पॉट कैसे लगते हैं? आप सीसीएस में हो गए? किसने का सवाल किसका है? आपका। आप सीसीएस में सीसीएस वाले बैच से हो गए ना या मेरिट कॉलेज वाले बैच से हो? इसलिए पूछे। देखो
मान लो किसी जगह की हाइड्रोजन सन के ऊपर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम 1 बिलियन बना। किसी जगह की हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक फ्यूल ही तो है, सूर्य का फ्यूल है ओलियम ऑयल। किसी जगह की तो हाइड्रोजन कंप्लीटली हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो उस जगह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, सन के ऊपर एक डब्बा दिखने लगेगा, वैसे ही सन स्पॉट उसी को सन स्पॉट कहते हैं। इसको हटा के बताओ यार, तुम मुझे आवाज कैसी कम आती है, काम करे कुछ हो है और में होती है, बाकी जगह नहीं होती है। नहीं मुझे बताओ, केवल बाकी जगह नहीं होती, और भी होती है। पढ़ा है, दोबारा पढ़ना, ठीक है, गलत पढ़ा है आपने। चलिए कोई और क्वेरी किसी की? इसको हटाओ। सहकारिता, देखो दूध के लिए नहीं, इसे किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। सहकारिता का मतलब है सामान्य तौर पर कि जब सरकार और लोग, जो कि इफेक्टिव लोग हैं, प्रभावित होने वाले लोग हैं, जब सरकार और वो दोनों मिलकर एक मॉडल के थ्रू काम करते हैं, तब इस संकल्पना को सहकारिता कहते हैं। अब ये कहीं पर भी अप्लाई की जा सकती है, उद्योग में भी अप्लाई की जा सकती है, कृषि में भी अप्लाई की जा सकती है। जब हम इसे कृषि में अप्लाई करते हैं तब इसी को हम लोग कृषि सहकारिता कहते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिवनेस कहते हैं। सबसे सफल प्रयोग सहकारिता का दूध के रूप में देखने को मिला ऑपरेशन फ्लड के समय में, गुजरात में अमूल ब्रांड, ठीक है, मिल गया और में दिखा रहा है, कहीं और नहीं होती। मुझे पढ़ा रहे हो या मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। अगर आप ये कह रहे हो कि केवल और केवल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सन पे कोर में होती है, तो ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। पूरे सूर्य पर होती है। कितने भाग हैं इसमें, तो क्या दिखा है, कितने भाग होते हैं सन के? नहीं वहां नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है, इतना मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे यहाँ बताइए, मैं चाहता हूँ आप सही हो जाओ, आप मुझे सही मत करो, मुझे पता है। सीखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला सीखने का तरीका ये है कि शालीनता के साथ सुनना, उसको समझना और ये मान लेना कि सामने वाला सही कह रहा है। उसके बाद जाके उसको चेक करना, काउंटर चेक करना, अगर हमारे उसको लेकर कोई डाउट है तो चेक करना, अच्छे रिलेवेंट रिसोर्स से चेक करना, जो ऐसा रिसोर्स है जिसके ऊपर आसानी से तो विश्वास किया जा सकता है। जैसे किसी एक अच्छी कोई ज्योग्राफी की बुक मार्जिन हुसैन बर्ड और किसी ने अच्छा लिखा और उसके बाद अपने डाउट क्लियर करके देखो, फिर भी अगर क्लियर नहीं होते तो अगले दिन फिर पकड़ लो मुझे, सर आपने गलत बताया था। लेकिन आप कर क्या रहे हो, तुरंत ही नेट पे चेक कर रहे हो, जबकि ये कैसे हम जैसे किसी आदमी ने डाला होगा। सब्जेक्टिविटी की संभावना है नहीं, जब मैं डालूंगा तो सब्जेक्टिविटी की संभावना होगी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जैसे कोई और भी हो। क्या इसमें अगर मैं मान लीजिए आप भी इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन है, कैसे ऊपर मुकदमा कर सकते हो? फिर क्यों इसे खा रहे हो? गलत चीजें नेट से क्यों ले रहे हो? क्या मिलेगा? बर्बाद कर रहे हैं आपको। इसलिए किताबों पर भरोसा करिए। अगर नेट पर भी आपको करना है तो कोई बहुत अच्छे रिसोर्सेज से, जो रिसोर्सेज बिल्कुल ऑथेंटिक है, जहाँ चीजें चेक, ठीक है। तो ये आपके दोनों तरीके गलत। देखो कोर में इनकी जो रिएक्शन होती है, इनकी संख्या, मात्रा, इंटेंसिटी ये ज्यादा होती है।
जैसे जैसे सतह की तरफ बढ़ते हैं ये रिएक्शन सतह की तरफ जाते जाते होती तो कम है लेकिन फिर भी होती है, क्योंकि कोर का जो तापमान है सूर्य की वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने ज्यादा तापमान में वहां रिएक्शन होना लाजमी है। लेकिन सतह का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए होती तो सतह पर भी है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होती है, सन स्पॉट पर नहीं होती। सतह का एक ऐसा भाग जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया हो वहां ये नहीं मिलेगा। वहां का तापमान इसीलिए कम मिलता है 900 डिग्री सेल्सियस। और सामान्य तौर पर ये देखने में आया है कि जब जब एक पर्टिकुलर जगह की हाइड्रोजन कंप्लीटली हीलियम में कन्वर्ट हो गई वहां कोई चेन रिएक्शन नहीं है, वहीं से सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंपल्स है वो बाहर निकलती है, उन्हीं को हम लोग सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। जब भी कोई देखो हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसमें हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, ऐसा ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन भी एक होता है उसमें। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाता है जब हीलियम बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स के रूप में सूर्य के ऊपर रहते हैं। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही वो सूर्य के वातावरण से उसके टेम्परेचर से बाहर निकलते हैं, उसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, वो अलग अलग प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उनको वहां से गुरुत्वाकर्षण बल या समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उनको मिल रहा है। पृथ्वी की तरफ भी ऐसे ही बढ़ते हैं। ठीक है, सही सोच से सही चीजें पढ़ना भी समझते हैं। चलिए, जब वापस से जब कोऑपरेटिव मॉडल को एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट किया गया तब इसे हम लोगों ने कृषि सहकारिता कहा। दूध में जब हम लोगों ने इसे एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाई किया सबसे पहले वर्गीज कुरियन ने इसे किया था में, उन्होंने क्या किया कि गांवों में जो लोग थे खेती कर रहे थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है आप अच्छी नस्ल की गाय भैंस पालिए, हम लोग आपसे दूध लेंगे और इस रेट पर लेंगे। सरकार ने उनके इस मॉडल को सपोर्ट किया और बाद में सपा सरकार ने सपोर्ट किया वर्गीज कुरियन को भी, सरकार ने सपोर्ट किया लोगों को। ठीक है, सहकारिता की बात हो गई, लोग और वर्गीज कुरियन दोनों आपस में मिल गए, लोग और सरकार आपस में मिल गए। अब जो समूल रूप से फायदा होने वाला है, मान लीजिए दिल्ली में वो 40 रुपए पड़ा लेकिन उसकी कॉस्ट आ रही है गुजरात में 20 रुपए, एक लीटर पर 20 रुपए का फायदा होगा, सब किसानों में बराबर बांट दिया। सहकारिता एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा उद्यम है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें सरकार और समूह, लक्षित समूह दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे में सीधा लाभ किसको होगा? लक्षित समूह को, डायरेक्टेड कम्युनिटी को, जिसके लिए मॉडल बनाया गया। और सरकार उसमें सहयोग करती है, सरकार को ये लाभ होगा कि सीधे मिडल मैन या जो भी इंटरमीडियरीज है वो समाप्त हो गए और लाभ एक वंचित वर्ग को चला गया। ठीक है, इन्हीं योजनाओं को चूंकि सरकारी का सबसे पहले भारत में सबसे पहले इंग्लैंड में देखने को मिली, लेकिन भारत में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारिता का बात मिलती है, सहकारिता की कॉन्सेप्ट मिलती है। तो इसलिए सरकार ने नया एक मंत्रालय खोल ही लिया है, सहकारिता मंत्रालय, जो कि आगे इन चीजों को करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की अभी स्क्रूटिनी हुई है उसकी कि सरकार की जो योजनाएं हैं सहकारिता की, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के टेस्ट को पास कर पाती हैं, अगर ऐसा है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो सरकार से बंद कर सकती है। ठीक है, कहां पे थे ये बताओ। अच्छा, मनी सप्लाई देखना है। ठीक, इकोनॉमी में तो किसी की भी क्वेरी नहीं है, सब साफ है, क्या बात, चलिए सब साफ। मनी सप्लाई, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कोई अर्थव्यवस्था 100 रुपए मूल्य की, किसी अर्थव्यवस्था में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है, और मान लीजिए उसमें अर्थव्यवस्था में 50 रुपए है, केवल लोगों के पास या सरकार ने जो पैसे जारी किए हैं, आरबीआई ने जो पैसे जारी किए हैं वो केवल 50 जारी किए हैं, तो क्या अर्थव्यवस्था चल जाएगी ढंग से? चलेगी? कितने लोग लगता नहीं चलेगी?
और कितने लोगों को लगता है चल जाएगी? एक भी नहीं, चलो नहीं चलेगी। क्या स्थिति बनेगी? इसे कहते हैं मंदी। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो चीजें खरीदेंगे कहां से? चीजें खरीदेंगे कहां से? मांग कम हो जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंदी की स्थिति कहते हैं। क्लियर है? डिफ्लेशन कहेंगे इसे। या अगर एक और स्थिति समझो, इसका उल्टा समझो, अर्थव्यवस्था है कोई 100 रुपए, उसका जो इवैल्यूएशन है इकोनॉमी का वो 100 रुपीज है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में 200 रुपए है। ठीक है, तो लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसे होंगे, आए ना? महंगाई बढ़ जाएगी नहीं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है ये बात? और दोनों ही चीजें किसी इकोनॉमी के लिए खराब होती हैं, मंदी भी खराब होती है और महंगाई भी खराब होती है। इसलिए मनी सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी इकोनॉमी का, जिसमें केंद्रीय बैंक को या कोई भी ऐसा संस्थान जो कि मुद्रा आपूर्ति को देख रहा है, उसको बड़ा मैनेज करनी पड़ती है चीजें। ना तो बहुत ज्यादा मुद्रा एक्सेस में हो, ना ही बहुत ज्यादा कम हो। एक्सेस में होगी महंगाई आ जाएगी, कम होगी तो मंदी आ जाएगी, तो मंदी खराब है। इसलिए मुद्रा की आपूर्ति को कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए आरबीआई को कि कितना पैसा है बाजार में, कितना पैसा है टोटल इकोनॉमी में, कितना नोट है, कितने रुपए हैं। अगर ये पता हो जाए, मैं ये कहता हूं कि आरबीआई को ये पता हो कि पूरी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए है और अर्थव्यवस्था 10% से ग्रो कर रही है, 10% से वो ग्रो कर रही है, अगले साल इसका मतलब अर्थव्यवस्था 110 रुपए के बराबर हो जाएगी। सही है ये बात समझ में? तो 10 रुपए और छापने पड़ेंगे नहीं? आए ना? आज 100 रुपए की थी, कल 110 की हो गई, तो आरबीआई को एक्सेस में 10 रुपीज और प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर ना करे तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है आरबीआई को जानना समय समय पर कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है, और दूसरा फिर उस अर्थव्यवस्था में रुपए की आपूर्ति कितनी होनी चाहिए। वृद्धि दर के हिसाब से भी आपूर्ति रखी जाती है, और सामान्यतः वृद्धि दर से 5% आपूर्ति अधिक करते हैं सभी सेंट्रल बैंक। ये गोल्डन रूल है, मनी सप्लाई का एक गोल्डन रूल है कि मांग जो रहती है वो हमेशा 5% अधिक बना के रखी जाती है। अगर महंगाई 3.5 से 5% के बीच में है किसी अर्थव्यवस्था में, तो वो सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है उस देश के अर्थव्यवस्था की। क्योंकि अगर लगातार महंगाई है तो लोग उत्पादन बढ़ाएंगे, नहीं तो क्यों बढ़ाएंगे? टमाटर अगर 10 रुपए ही किलो बिकता रहे तो कोई टमाटर क्यों उगाता रहेगा लगातार? इस साल 10 है तो अगले साल कम से कम 12 होना चाहिए। अगर वो महंगा नहीं होगा, 2 रुपए कम से कम इंक्रीमेंट उसमें नहीं मिलेगा, तो जो प्रोत्साहन है टमाटर उगाने वाले व्यक्ति को मिलेगा नहीं, और अगर प्रोत्साहन नहीं है तो उत्पादन करेगा नहीं, और इस तरीके से श्रम देखने को मिल जाएगा। एक निश्चित मात्रा में महंगाई आवश्यक है, और वो कितनी होनी चाहिए? गोल्डन रूल है 3.5 से लेकर 5%। ठीक है, कोई सवाल पूछे? महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बुरी है? आपका जवाब एक स्तर से ऊपर बुरी, एक स्तर तक सही। काउंटर क्वेश्चन करेगा, कौन से स्तर तक सही है? 3.5 से 5% तक सही। क्यों सही है? क्योंकि प्रोत्साहन बनाए रखती है अर्थव्यवस्था में, और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। ठीक है, चलिए मनी सप्लाई को देखते हैं। इसमें सब यही देखना है, और कुछ नहीं। जो मैंने अभी समझाया बस इतना ही मनी सप्लाई का, कुछ नहीं। इसमें आप पहला पॉइंट लिखना, सामान्यतः किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कीमतों को प्रभावित करती है। जनरली इन इकोनॉमी, मनी सप्लाई इफेक्ट the prices, money supply effect the prices
एक स्तर से अधिक मुद्रा आपूर्ति, एक स्तर से अधिक मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में महंगाई लेकर आती है, अर्थव्यवस्था में महंगाई लेकर आती है। द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी more than a level point, more than a level point brought inflation, जबकि उस स्तर से कम, जबकि उस स्तर से कम मुद्रा आपूर्ति मंदी को लेकर आती है। भाई the money supply, while the money supply less than that point brought deflation, ठीक है। देखो 1960 तक, बल्कि 1970 तक, 1970 तक आरबीआई जनरली एक नॉर्मल लेवल पर मनी सप्लाई को चेक करता रहता है। कैसे? एक सीधा सा उसका मामला था। देखो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई है पता करने में कि मुद्रा आपूर्ति कितनी है या लोगों के पास पैसा कितना है, कोई अर्थव्यवस्था में पैसा कितना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। 60-70 के दशक तक चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं थी, समाजवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में एक पहचान होती है कि बहुत ज्यादा मुद्रा की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि हर चीज का निर्णय मुद्रा से नहीं होता वहां पर। केवल पूंजीवादी व्यवस्था में हर चीज का निर्णय मुद्रा से होता है। तो आरबीआई नॉर्मल स्टांस रखता था ये चेक करने के लिए कि मुद्रा आपूर्ति कितनी है। उसमें वो क्या करता था, ये देख लेता था कि उसके पास कितने रुपए, उसके पास जो जमा है, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हैं वो कितने, ये देख लेता था कि सरकार ने कितने नोट छापे हैं। सरकार भी तो नोट छापने का काम करती है। 1 रुपए मैंने लिखवाया होगा आपको, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का सरकार छापने का काम करती है, वो देख लिया जाए। और एक तीसरा वो ये देख लेता था कि बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं। इन तीनों को देख के, तीनों को कैलकुलेशन कर लेता था और पता चल जाता था कि पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है। लेकिन 77 में 1977 में एक कमेटी बनी, और शायद रावी रेड्डी की लीडरशिप में बनी थी, शायद उन्हीं की लीडरशिप में। उन्होंने आरबीआई के इस तरीके को बदला और उन्होंने एक नया बैलेंस शीट आरबीआई की रिकमेंड की कि इस बैलेंस शीट के आधार पर मनी सप्लाई को चेक किया जाना चाहिए, जिससे ज्यादा एक्यूरेसी से हो सके, और कोई उद्देश्य नहीं, जिससे ज्यादा एक्यूरेसी से हो सके और महंगाई या मंदी के बारे में एग्जैक्ट आंकड़े उपस्थित हों। ठीक है, देखो महंगाई और मंदी क्या केवल वस्तु या सेवाओं की बढ़ती हुई कीमतों से निर्धारित होती है? क्या केवल अगर टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या केवल यही बात बता देगी कि महंगाई है? ना, ये अधूरी बात। टमाटर के दाम तो इसलिए भी बढ़ सकते हैं, मान लीजिए टमाटर खेत में हुए नहीं, कीड़ा लग गया, सब फसल बर्बाद हो गई या बारिश ज्यादा पड़ गई, जो भी सप्लाई साइड भी हो सकता है, तब भी टमाटर महंगे हो सकते हैं। दो बातें बताई, एक तो ये हो साथ साथ में कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही, और दूसरा ये हो कि मनी सप्लाई भी अर्थव्यवस्था में एक लेवल से ज्यादा बढ़ी हुई। अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं, अगर ये दोनों चीजें किसी अर्थव्यवस्था में उपस्थित, तो इसका मतलब फिर जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो महंगाई की स्थिति। केवल एक लेवल से नहीं, अगर वस्तुओं के ही केवल दाम बढ़ रहे हैं तब हम लोग ये नहीं कह सकते साफ तौर पर कि ये महंगाई की वजह से बढ़ रहे हैं। वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हो और लगातार मनी सप्लाई भी, मुद्रा आपूर्ति की अर्थव्यवस्था में बढ़ रही हो, दोनों स्थिति हो, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो स्थिति बन रही है ये महंगाई की स्थिति। ठीक है, क्योंकि अब सप्लाई साइड का मेजर नहीं है, डिमांड साइड के मेजर की
तरफ से। देखो महंगाई कैसे आती है, दो तरीके से आ सकती है। एक तो डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, हाँ या ना। लोगों के पास पैसा कब होगा, जब आरबीआई ज्यादा नोट छापते। क्लियर है। एक तो महंगाई होने का लेवल ये, डिमांड साइड की इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इसे कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, मांग जनित आपूर्ति, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है। एक दूसरा का पढ़ सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि आरबीआई ने नोट नहीं छापे उतने ही, लेकिन किसी वजह से वस्तुओं का उत्पादन गिर गया, मंडी में टमाटर कम पहुंचा, पहले 10 किलो आता था 5 किलो पहुंचा, खरीदने वाले आए भी उतने ही जितने पहले थे, टमाटर महंगा हो जाएगा नहीं। इसको कहते हैं आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, आपूर्ति जनित महंगाई, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। ठीक है। महंगाई दो तरीके से आ सकती है, नहीं बात समझ में आई, किसको नहीं आई? अच्छा, महंगाई दो तरीके से हो सकती है। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि डिमांड बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए। मांग कब बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, हाँ या ना। दूसरा, आपूर्ति कम हो जाए। आपूर्ति का मतलब ये है उत्पादन कम हो जाए। ठीक है। मान लीजिए उत्पादन कम हो गया किसी चीज का, टमाटर का उत्पादन कम हो गया, 10 किलो से 5 किलो रह गया और मांग उतनी ही है जितनी पहले थी, तो टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे नहीं, बढ़ जाएंगे, हाँ या ना। महंगाई होगी, हाँ या ना। आगे समझ में। दो तरीके होते हैं इसलिए, जब आपूर्ति की वजह से, जब उत्पादन की वजह से महंगाई बढ़े, इसको कहते हैं सप्लाई साइड, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। और जब मांग की तरफ से मुद्रास्फीति, मांग की तरफ से महंगाई आए या नोट छापने की वजह से या मांग बढ़ने की वजह से, इसको कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन। दो तरीके की मुद्रास्फीतियां होती हैं, आगे पढ़ाऊंगा मुद्रास्फीति की जो कराऊंगा दोनों को बताऊंगा। यहां तक क्लियर है बात? चलिए अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, हम मुद्रा आपूर्ति देख रहे हैं, महंगाई अगला टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट लिखना, सामान्यतः 1977 तक, सामान्यतः 1977 तक आरबीआई, सामान्यतः 1977 तक आरबीआई अपने लेखांकन में, अपने लेखांकन में मुद्रा आपूर्ति को, अपने लेखांकन में मुद्रा आपूर्ति को 3 स्तरों पर दर्शाता था, 3 स्तरों पर दर्शाता। जनरली आरबीआई रिप्रेजेंट, जनरली आरबीआई रिप्रेजेंट money supply, money supply in their accounts on 3 level, on 3 level। पहला, भारत सरकार के द्वारा निर्गमित मुद्रा, भारत सरकार के द्वारा निर्गमित मुद्रा, the issuing, the issuance of currency notes, the issuance of currency notes by government of India। ठीक है। कौन से होंगे, 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट। क्लियर। दूसरा, आरबीआई द्वारा जनित मुद्रा, आरबीआई द्वारा जनित मुद्रा। ठीक है। इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स बाय आरबीआई। और तीसरा है बैंकों में बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं, द डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, द डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? इन तीनों को चेक कर लेता था आरबीआई और बता देता था कि मेरी इतनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में है, अर्थव्यवस्था इतने इतने लेवल पर है, अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है, मुद्रा आपूर्ति 90 रुपए की है, इसलिए हमें 10 रुपए छापने पड़ेंगे। और जब बजट सरकार को बनाती थी, उस समय सरकार घाटे का तो बजट बनाती है हमेशा विकास कार्यों के लिए,
तो जो 10 रुपए बाकी थे उस समय छाप लिए जाते थे, सरकार को उधार दे दिए जाते थे, अर्थव्यवस्था में करा दिया जाता। इसे डेपोजिट फाइनेंसिंग कहते थे। आगे देखेंगे इसको। लेकिन 77 में इसको बदला और एक बैलेंस शीट मेथड जिसे आज भी यूज किया जाता है, आज तक यूज किया जाता है, आरबीआई ने उसको यूज करना शुरू किया। अगले पॉइंट से लिखना। परंतु 1977 के पश्चात आरबीआई द्वारा तुलन पत्र विधि बैलेंस शीट, तुलन पत्र कहते हैं बैलेंस शीट को हिंदी में, तुलन पत्र विधि का प्रयोग किया गया। बट आफ्टर 1977 RBI used the balance sheet method. ठीक है, इसमें क्या करना, देखो कुछ नहीं करना था, ज्यादा एक्यूरेसी लेके आनी। तो उन्होंने क्या किया, एम का मतलब होता है यहाँ पर मनी से, ठीक है। उन्होंने मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसकी नेचर के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख लिया और उसको बैलेंस शीट में 4 खानों में उसको दिखा देते थे, M1, M2, M3, M4, ऐसे करके उन्होंने 4 खाने बनाए और चारों में एक एक चीज उन्होंने लिखा। देखो मैं आपको ये बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूँ, आप ये ठीक है, समझ लेना, जैसे मैं बताता हूँ वैसे समझ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगी, घबराना मत। लेकिन ये सच तो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना पाते हैं, जो सीए होते हैं वही बना पाते हैं इसे, जिनका अच्छा अकाउंट्स का लेवल या जिनका अच्छा इकोनॉमी का लेवल समझने का होता है। लेकिन आप बना दोगे, समझते रहना। चलिए इसमें अगले पॉइंट में आरबीआई द्वारा अपने तुलन पत्र में मुद्रा को 4 भागों में बांटा जाता है। आरबीआई डिवाइड मनी in their balance sheet at 4 levels। पहला लिखना इसमें M1, ठीक है। देखो M1 में जितनी भी मुद्रा होगी ये हार्ड कैश होता है, ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो धन है, जो मनी है, उसे हम लोग M1 के नाम से जानते हैं। हार्ड कैश क्या हो सकता है, देखो आरबीआई के पास कुछ कैश जमा होगा, बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं, नहीं, सीआरआर में तो नहीं करते, एसएलआर में करते हैं, सीआरआर में तो अपने पास ही रखते हो, एसएलआर के रूप में करते हैं, या सरकार को भी कुछ पैसा उधार देते हैं, वो पैसा भी आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है ना। तो कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा होगा, जो पैसा आरबीआई के पास जमा होगा वो कैश में होगा। तो पहला लिखो इसमें रिजर्व बैंक के पास जमाएं, द डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक, ठीक है। प्लस, इसी में आगे प्लस का चिन्ह तो नहीं, देखो ये तो रिजर्व बैंक के पास जमाएं हो गई। एक इसी में दूसरी जो स्थिति बनेगी, जब आरबीआई ने नोट छाप के बाजार में आ गए, बाजार में लोगों को प्राप्त होंगे उनके कार्य के अनुसार, ठीक है। लोग अपने पास भी जमाए रखते हैं, भाई लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो 2 तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो बैंक में जमा करते हैं एक हिस्सा अपने पास रखते हैं कॉन्टिजेंसी फंड के रूप में, तुरंत से जरूरत पड़ गई। इसका मतलब मनी का एक बड़ा हिस्सा लोगों के पास भी कैश के रूप में सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो लिखो प्लस करके, लोगों के पास
लोगों के पास उपस्थित जमाएं, द डिपॉजिट्स विद pupils, pupils नहीं होता, pupil या पब्लिक, द डिपॉजिट विद पब्लिक, पब्लिक वर्ड सही, पब्लिक, द डिपॉजिट विद पब्लिक। और एक उसी मुद्रा का जो भाग है वो हो गया जो लोग बैंकों में जमा करते हैं, आए ना। तो दूसरा लिखो इसमें प्लस करके आगे इसी में द डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, द डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, हिंदी में। अच्छा, बैंकों में बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये M1 वाला जो पोर्शन है ये हार्ड कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। कोई इसमें ऐसा मद है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कैश के फॉर्म में नहीं है? मनी तो है लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है इसमें M1 में? देखिए बताओ, है? कौन सा है? नहीं है? क्या बात है? बैंकों में, बैंकों में मांग जमा है, बैंकों की मांग जमा है, जनरली बैंकों में मांग जमा एक ही बात। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ये कैश में नहीं होगा। मैं 100 रुपए कमाए, 50 जमा करूंगा, सोने में जमा करूंगा या कैश में जमा करूंगा? बैंक वाला बहुत मारेगा, सोना लेके जाऊंगा, मेरे पास से लेके आया, मेरे पास तो नहीं है कोई ऐसा खाता जिसमें मैं तुम्हारा सोना जमा कर सकूं। ये कैश है, दोबारा से समझो, ये पूरा कैश होता है, हार्ड कैश है नहीं, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में अगर इंस्टेंट लिक्विडिटी को देखना हो कि कितनी तरलता है, कितना कैश है, तो M1 देख लो, पता चल जाएगा। नहीं, ये पूछा गया है आईएएस में कई बार, M1 क्या होती है? हाई लिक्विडिटी की मात्रा होती है, लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करती है, बेयर लिक्विडिटी होती है, पूर्ण क्या तरल होता है M1, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके आगे उसके ब्रैकेट में जैसे भी लिखना चाहिए, यह पूर्णतः तरल आदेय होता है, यह पूर्ण तरल आदेय होता है। अब इसे कैसे हटाता हूं? चलो कोई नहीं है, मुझे लग रहा है कि मार्क कर भी नहीं। यह पूर्ण तरल आदेय होता है, काम चला लेंगे ऐसे ही। It would be completely liquid, it would be completely liquid asset, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं M2। M2, हाँ जी, M1 को नैरो मनी, हाँ नैरो मनी में लिख लीजिए, इसको नैरो मनी में कहते हैं। सही बात है, मुझे याद दिला दिया। नैरो मनी कैसे होती है मैं बता दूंगा, इसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, नैरो मनी। नैरो मनी को हिंदी में क्या कहेंगे? संकुचित, संकुचित धन या सीमित धन, संकुचित लिखिए, संकुचित धन सही है। देखो नैरो मनी ये कैसे है, इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, आरबीआई के पास इसके कंप्लीट डेटा होते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास कंप्लीट डेटा होते हैं इसीलिए इसे नैरो मनी कहते हैं, ठीक है। ब्रॉड मनी आगे आएगी, ब्रॉड मनी बता दूंगा। बस एक बात याद रखना, जो भी एसेट सबसे ज्यादा लिक्विड होगा वही नैरो मनी होगी, और जो एसेट मैक्सिमम अनलिक्विड होगा वो ब्रॉड मनी होगी। अब अनलिक्विड कैसे होगा? अच्छा पहले M2 लिखो, M2 लिखो इसमें। देखो एक बात मुझे बताओ, 1970 में डाकखाने खोले गए, डाकखानों को ये अधिकार दे दिया गया सरकार ने, पोस्ट ऑफिस का, कि वो भी डिमांड डिपॉजिट अपने पास रख सकते हैं। आप लोग डाकखाने में भी अपना जो बैंक जमा खाता है वैसा आप खुलवा सकते हैं, वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। लोगों ने डाकखानों में भी पैसा रखना शुरू किया। अब इसका मतलब बैंकों की मांग जमाए तो है ही, डाकखानों में भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट्स होते हैं,
अंतर केवल दोनों में इतना है कि बैंक में जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है आप उसको कभी भी निकाल सकते हो, कितनी भी मात्रा में निकाल सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है उसे एक निश्चित लेवल से नहीं ज्यादा निकाला जा सकता। दिन का उसमें लिमिटेशन होती है कि आप दिन में इतना निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने 1 लाख रुपए जमा करे, 1 लाख रुपए खाते में है और 1 लाख रुपए आप लेने पहुंच जाए, या तो आप उसके लिए पहले सूचना देंगे कारखाने को कि मुझे कल को इतना पैसा चाहिए, वो अरेंज करेगा, या फिर एक निश्चित मात्रा में निकाल सकते हैं, जैसे कि शायद 5,000 10,000 ऐसा कुछ लिमिटेशन रहती है। इसका मतलब ये है कि वो मनी तो है, आपको मिल तो तुरंत जाएगी, लेकिन यह है सीमित स्तर पर मिलेगी, कुछ विलंब के साथ ऐसा हो सकता है, मिल सकती है। तो इसके लिए एक अलग खाना बनाया जाता है आरबीआई में। क्या रखते हैं? एक तो M1 तो उसमें होगा ही, जितना भी M1 में है वो तो रखेंगे ही उसमें, बस डाकखानों के पास जो मांग जमाए हैं उनको और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो M2 लिख लीजिए, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग लिखिए इसको, क्योंकि बचत खाता होता है ना, वो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस, ये डाकखानों के पास बचत जमा है। ठीक है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट अब समझो। देखो, एक होते हैं रेफरेंस डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स जिनको हम कहते हैं। वैसे सेविंग करने के दो तरीके होते हैं, और एक तरीका तो ये है कि हम पहले कमाएं, उसके बाद उसका एक हिस्सा सेव कर लिया जाए। एक दूसरा तरीका ये है कि हम एक अनुबंध कर लें। अब देखो इसमें समस्या क्या है, मैंने कुछ पैसा मैंने कमाया और कुछ पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, अपने सेविंग अकाउंट में जमा किया। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, वो क्या करेंगे, मेरे उस जमा जो मैंने पैसा किया है उसको कहीं निवेश करेंगे, उससे ब्याज कमाएंगे, कुछ ब्याज मुझे भी दे देंगे, बाकी वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन इसमें एक अनिश्चितता है, जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ होता है वो तो मैं कभी भी ले सकता हूं बिना किसी डायरेक्शन इशू किए, तो बैंकों को वो हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी उसकी आवश्यकता आ सकती है। हाँ या ना? और मान लीजिए बैंकों ने वो कहीं इन्वेस्ट कर लिया, तो जरूरत तो नहीं है कि तुरंत वहां से इन्वेस्टमेंट को अपना निकाल के हमें हमारा डिमांड जो भी है वो पूरा कर देंगे। इसलिए बैंकों के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति रहती है कि सेविंग डिपॉजिट का जो पैसा है वो उसे निवेश में जनरली नहीं मानते। अगर सेविंग अकाउंट, मान लीजिए किसी बैंक में 1,000 रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, एक पूरे बैंक में 1,000 रुपए सेविंग अकाउंट में जमा है, तो कम से कम 90 रुपए हमेशा बैंक अपने पास रखता ही है कि इमीडिएटली जिसको अगर जरूरत पड़े सेविंग पैसा को बाहर निकालने की, उसको दिया जा सकता। बाकी 10% ही वो केवल निवेश कर सकता है। ये मैं CRAR में पढ़ा हूँ, कैश रिजर्व टू डेडिकेशन रेशियो हर बैंक को बना के रखनी पड़ती है, इस समय 9.5% के आसपास है, 9.5% के आसपास। एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है, मैं बैंक से कहूँ मैं आपके यहाँ एक खाता खोलता हूँ, हर महीने उसमें 50 रुपए जमा करूंगा और आप मुझे 1 साल तक मैं उस पैसे को जमा करूंगा, आप मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे आप मुझे उसमें देंगे। बैंक कहता है सही, आप जमा करिए। 1 साल की अवधि पैसा जमा करना है, 1 साल तक हर रोज 50-50 रुपए, तो बैंक को क्या श्योरिटी हो गई कि उसको हर महीने पैसा मिलेगा। दूसरी उसको श्योरिटी ये होगी कि इसको लौटाना भी है तो 1 साल बाद लौटाना है। ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है, उस पैसे को निवेश कर सकता है, लंबे समय के लिए निवेश कर सकता है, बैंक को ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, लेकिन ये पैसा कैसा है, इसको कहते हैं रेफरेंस डिपॉजिट, आवधिक जमाएं, क्योंकि इसमें समय आ गया, या सावधि जमाएं भी से कह देते हैं, टर्म डिपॉजिट भी से कह देते हैं क्योंकि जब भी जमाओं में डिपॉजिट्स में समय को जोड़ दिया जाए, इस समय के हिसाब से जो डिपॉजिट्स हो उनको हम लोग सावधि जमाएं कहते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में भी टर्म डिपॉजिट ही होता है, वो भी एक तरीके का।
समय के बाद पूरा होने के बाद पैसा मिलता है। तो ये कैसी जमाएं हो गई? भविष्य की हो गई, नहीं हो गई? पैसा आएगा उसके बाद मैं जमा करूंगा, क्लियर है? लेकिन आएगा तो पैसा ही ना, होगी तो मनी ही ना, इसलिए इसके लिए भी एक खाना आरबीआई ने बनाया है। तीसरा M3, तो नेक्स्ट लिखिए M3। M3 ठीक है। M3 में M1 होगा, M3 में M1 होगा और बैंकों के पास सारी सावधि जमाएं होगी, टर्म डिपॉजिट्स होंगे सभी बैंकों के पास। तो प्लस करके लिखिए बैंकों की संपूर्ण सावधि जमाएं, बैंकों की संपूर्ण सावधि जमाएं, द टोटल टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी लोगों ने जितना आरडी में निवेश किया हुआ है, एफडी में निवेश किया हुआ है, सब ठीक है। आगे बात समझ में? ये जो मनी हुई इसे कहते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि ये मनी न केवल M1 को बता रही है इस समय कितनी लिक्विडिटी है, न केवल इसको बता रही है, बल्कि ये भी बता रही होती है कि भविष्य में कितनी होने वाली है, ठीक है। एक वर्ष के अंतर्गत कितनी लिक्विडिटी और आ जाएगी, ये इसको भी बता रही है, इसका भी एक मोटा मोटी आइडिया दे रही है, इसीलिए इसको बृहद मुद्रा या ब्रॉड मनी कहते हैं। तो डैश करके आगे लिख लीजिए, पूछा गया है ये एग्जाम में। M3 M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है, M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। M3 is known as broad money, ठीक है। और लास्ट है M4, M4 में डाक घरों की ओर जोड़ दीजिए, सावधि जमाएं, टर्म डिपॉजिट्स। तो नेक्स्ट लिखिए M3 प्लस डाक घरों की सावधि जमाएं, टर्म डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज, टर्म डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज, ठीक है। हाँ जी, कौन सी मॉनेटरी लायबिलिटीज? वो जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ होता है ना, वो मॉनेटरी लायबिलिटी होती है उसकी। देखो इसीलिए जब भी बैंक में, जब बैंक का लेजर देखते हैं हम, बैंक की बैलेंस शीट जब भी देखते हैं, तो जितनी भी मांग जमाएं और जितना भी फिक्स डिपॉजिट है उसके पास, वो उसकी लायबिलिटी दिखाता है। रेफरेंस डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, सेविंग नहीं दिखाता, उसे लायबिलिटी के खाने में दिखाएगा उसे। लायबिलिटी इसलिए है कि कभी भी उसे मांगा जा सकता है। L1 L2 जरूर दिखाते हैं, जो L1 होता है वो सेविंग अकाउंट का रहता है सारा, और L2 जो होता है उसमें फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट भी आ जाते हैं, एफडी आरडी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। भाई बैंक ने क्या किया है, जो मैंने बैंक को पैसा जमा किया है वो बैंक की लायबिलिटी तो है या नहीं? बैंक को मुझे वापस कर देना है, एक समय तक के लिए तो जमा किया है मैंने, या ठीक है जब मुझे तब तक जमा किया जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ जाती, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। तो वो हमेशा बैंक की लायबिलिटी वाले खाने में ही शो होती है, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। एक टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक आप इसमें लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, द चेंज in the value of money, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप, देखो ये जो नियम है ये केवल इकोनॉमी का नहीं, ये लाइफ का भी नियम। एक चीज अगर आपूर्ति ज्यादा हो जाए किसी चीज की, डिमांड से ज्यादा हो जाए, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, आप किसी को उसके लेवल से ज्यादा दे दो तो आपकी डिमांड नीचे हो जाएगी नहीं? आपकी डिमांड गिर जाएगी नहीं? हाँ या ना?
इसलिए कोई भी चीज अगर आप किसी को एक्सेस में दोगे तो वो गारंटीड ले ली जाती है और उसकी डिमांड कम होने लगती है। बड़ी सीधी सी बात। मान लीजिए अब इसको मनी के ऊपर हम लोग लेते हैं। पैसा अगर एक लेवल से ज्यादा सप्लाई हो गया मार्केट में तो रुपए की कीमत घट जाएगी नहीं? हाँ या ना? घट जानी चाहिए। देखते हैं कैसे घटेगी। मान लो आरबीआई ने रुपया ज्यादा छाप दिया, ठीक है, पहले 100 रुपए थे, अब लोगों का 200 हो गए। टमाटर अभी भी 10 किलो, ठीक है, टमाटर महंगे हो जाएंगे नहीं? मान लो जहां पहले 10 रुपए में 1 किलो टमाटर आ रहा था वहां 20 में आने लगेगा, क्योंकि पहले 100 रुपए थे अब 200 हो गए। जहां पहले 10 रुपए ही 1 किलो टमाटर खरीद लेते थे, अब 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए कितने चाहिए? 20 चाहिए। रुपए की परचेसिंग पावर कम होगी नहीं? तो रुपए की शक्ति कम हो गई, कीमत गिर गई रुपए की, वस्तु की कीमत बढ़ गई। इसका उल्टा भी हो सकता है। जिस चीज की भी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी एक लेवल से, उसी चीज की कीमत गिरने लगती है। मान लीजिए टमाटर ज्यादा पैदा हो जाए, टमाटर सस्ते हो जाए। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आपूर्ति किसी भी वस्तु की हो, चाहे मुद्रा की हो, उससे उसकी कीमत निर्धारित होती है। आगे बात समझ, प्राइस निर्धारित होता है सप्लाई से। क्लियर है? नहीं है? ऐसा समझो, बाजार में 10 किलो टिंडे आते थे, टमाटर को बदलते हैं, ठीक है, हर महीने हर रोज 10 किलो टिंडे बाजार में आए, मंडी में आते थे, खरीदने वाले 10 ही लोग, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, टिंडे 20 किलो आ गए, ठीक है, खरीदने वाले अभी भी 10 ही, तो टिंडा सस्ता हो जाएगा नहीं? क्यों सस्ता हो गया? क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ गई। इसलिए जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई मुद्रा हो, कोई भी चीज हो, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए लिखो इसमें। अब देखो मुद्रा के लेवल पर ही देखेंगे हम, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे, हम लोग केवल देखेंगे मनी के लेवल पर। तो आप इसमें लिखना, सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति, सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति के प्रभाव के चलते, सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति के प्रभाव के चलते किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में दो अवस्थाएं बनती, किसी अर्थव्यवस्था में दो अवस्थाएं बनती। देयर वुड बी टू स्टेट, देयर वुड बी टू स्टेट इन एन इकोनॉमी ड्यू टू मनी सप्लाई, ड्यू टू मनी सप्लाई, ठीक है। कौन कौन सी होंगी दो स्टेट? अब देखो ये प्राकृतिक होती है, ये सभी अर्थव्यवस्थाओं में मिलती है, हमेशा मिलती है। कभी भी कोई अर्थव्यवस्था एक लीनियर लेवल पर नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि वो एक सीधी रेखा में करेगी, 7% की वृद्धि से वृद्धि दर उसमें आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। हमेशा अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, कभी अप कभी डाउन, फिर अप फिर डाउन, उस तरीके से चलती है। तो जब अर्थव्यवस्था में अप होता है, जब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही होती है, तब हमें देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ रही होती है, और जब वो डाउन कर रही होती है तब देखने को मिलता है कि महंगाई का स्तर कम होने लगता है, मंदी की स्थिति आने लगती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो आपने देखा कुछ चीजों के दाम बहुत गिर गए थे, जैसे पेरिशेबल गुड्स, जैसे सब्जियां वगैरह बहुत सस्ती हो गई थी। शुरुआत वाले लॉकडाउन में, इसमें नहीं, शुरुआत वाले लॉकडाउन में काफी सस्ती हो गई थी सब्जी वगैरह, लोग ऐसे ही छोड़ छोड़ के भी खा गए थे क्योंकि खर्चा उनको ज्यादा आया। इसलिए क्योंकि पैंडेमिक की स्थिति थी, लोगों के काम बंद हो गए, वो सब स्थिति बनी, मंदी की स्थिति है। लेकिन फिर जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली, तुरंत से सब्जियां बहुत महंगी हो गई, काफी महंगाई देखने को मिली। देखो हमेशा पेरिशेबल जितने भी गुड्स हैं, ये समाप्त होने वाली वस्तुएं जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती,
उनमें या तो आपको बहुत मंदी देखने को मिलेगी या बहुत महंगाई। आलू, प्याज या तो बड़े महंगे मिले या बहुत महंगे मिले, क्योंकि ये ऐसे पेरिशेबल गुड्स हैं। अब तो खैर चलो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की स्थिति ठीक ठाक बन गई, लेकिन फिर भी ये पेरिशेबल गुड्स ऐसे हैं, जैसे टमाटर, बड़ी खास बात, टमाटर या तो बड़ा महंगा मिलेगा या बहुत सस्ता मिलेगा, कोई पूछेगा नहीं। तो हमेशा पेरिशेबल गुड्स में इस तरीके की स्थिति मिलती है। चलो छोड़ो, देखो सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में दो स्थितियां देखने को मिलती हैं मनी सप्लाई की वजह से। एक महंगाई और दूसरी मंदी। सप्लाई ज्यादा है महंगाई होगी, सप्लाई कम है तो मंदी होगी। ठीक है, महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं, मंदी को डिफ्लेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बस ये लिखो। पहला, फर्स्ट मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, और दूसरा मंदी या डिफ्लेशन, मंदी या डिफ्लेशन। संकुचन भी कहते हैं इसे कहीं कहीं पर, संकुचन भी लिखा मिलेगा। साफ, क्लियर, ऑल क्लियर? अच्छा ठीक है, बच गया कुछ। सर अब देखो, मान लो महंगाई की स्थिति, तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई अच्छी नहीं होती एक लेवल से ज्यादा। आए ना? कैसे नहीं होती? एक लेवल से ज्यादा अगर महंगाई है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। आए ना? इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फिर से चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। आए ना? चीजों के दाम बढ़े तो सेविंग कम होने लगेगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उत्पादन कम होगा, और प्रोडक्शन अगर कम होगी तो मंदी आ जाएगी। मंदी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी नहीं? इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई एक लेवल से ज्यादा चाहिए। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद ऐसे ही मंदी की स्थिति, किसी अर्थव्यवस्था में मंदी भी अच्छी नहीं होती। मान लो अगर टमाटर के दाम कम ही है तो कौन उगाएगा? कोई नहीं उगाएगा। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होने लगेगा, और अगर प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था में कम होता है तो अर्थव्यवस्था में और मंदी आ जाएगी नहीं। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर मंदी लगातार बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, तो डिप्रेशन में चेंज हो जाती है, वो महामंदी में चेंज हो जाती है। जैसे कि 1929 में आई थी वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से कहते हैं, या इसे रिसेशन के नाम से भी जानते हैं। जब मंदी एक लंबे समय तक बनी रहे किसी अर्थव्यवस्था में, तब उसको हम लोग रिसेशन या ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। चलो लिखो ये बात, ये कहीं और मिलेगी नहीं आपको किताबों में, नोट करके लिखो। जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई, पहले महंगाई को लिखो, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई एक लंबे स्तर तक बनी रहे, एक लंबे समय तक बनी रहे, एक लंबे समय तक बनी रहे, तब इसे हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर, अब हिंदी अंग्रेजी में सेम लिखना, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अत्यंत महंगाई, then इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, when inflation, when there would be inflation, ऐसा लिखो, when there would be inflation for a long time, for a long time in an economy, for a long time in an economy, then this situation is called hyperinflation। ठीक है, कुछ देशों में देखने को मिलती है ये बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से दाम बढ़ जाते, रातों रात दाम बढ़ जाते। वेनेजुएला में ऐसी स्थिति इस समय है, जिम्बाब्वे में आई थी। और इस स्थिति से निपटने के लिए केवल एक ही तरीका है, अपनी देश की मुद्रा छोड़ो, दूसरे देश में मुद्रा अपना लो। एक यही इसका एक तरीका है, और इसका कोई तरीका होता नहीं हाइपर इन्फ्लेशन से निपटने के लिए। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से,
या नोट, हाँ नोट नहीं, यदि मंदी एक लंबे समय तक बनी रहे, एक लंबे समय तक बनी रहे, तब उसे रिसेशन, तब उसे रिसेशन, RECESSION, तब उसे रिसेशन, तथा अधिक लंबे समय तक बने रहने पर, तथा और अधिक लंबे समय तक बने रहने पर, और वर्ड नोट जोड़ दो, तथा और अधिक लंबे समय तक बने रहने पर डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। when deflation when deflation remain in an economy for a long period, then it is known as recession, and for an and for a long period, and for a long period, for an extra long period, and for an extra long period, it is known as depression, महामंदी। ठीक है, चलिए अब देखो सरकार इन दोनों स्थितियों से बचने का काम करेगी नहीं करेगी? ना तो मंदी अच्छी, ना ही महंगाई अच्छी। जब महंगाई को सरकार नियंत्रित करने का काम करती है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, कई सारे मेजर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, तब उसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। ठीक है, जब सरकार मंदी को दूर करने का काम करती है, आर्टिफिशियली मंदी को दूर करने का काम करे, तब उसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, मंदी का उल्टा डिफ्लेशन, का उल्टा रिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन का उल्टा डिसइंफ्लेशन। ठीक है, तो ये दो कैसी स्थितियां बनी? ये आर्टिफिशियल हो गई, हाँ है ना। पहली जो दो है वो नेचुरल मिलेंगी, समर्थ अवस्था में मिलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। लेकिन जो इन दोनों के उपाय सरकार करती है कृत्रिम तरीकों से, दो और हैं। ठीक है, एक को हम लोग संस्कृति कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं, और एक को अपस्फीति कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। उपरोक्त के अलावा उपरोक्त दो के अलावा, ऐसा उपरोक्त दो के अलावा दो अन्य स्थितियां भी किसी अर्थव्यवस्था में उपस्थित होती, above than two या apart from above two, जो लिखना चाहिए ना, apart from above two, there is also two aspects in an economy. There is also two other aspects in an economy which emerges. पहला लिखना, इसमें पहला क्या लिखा था? इन्फ्लेशन लिखा था, क्या लिखा था? इन्फ्लेशन था ना, ऊपर इन्फ्लेशन लिखा था पहले वाले में, और इसमें लिखो पहले डिसइंफ्लेशन। हिंदी में कहेंगे इसे मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, डिसइंफ्लेशन। और दूसरा लिखेंगे रिफ्लेशन। इसे कहते हैं हिंदी में मुद्रा संस्फीति, ठीक है, ये दो अवस्थाएं। अब इसमें नोट करके लिख दो, ये दोनों कृत्रिम होगी, these two would be artificial, क्लियर है? यानी इसको सरकार बनाएगी। यहां तक बात समझ में आई?
कोई समस्या किसी को? अब इनको डिफाइन करते हैं चारों, ठीक है? डिफाइन तो मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूं आपको कि कब कब स्थिति महंगाई की बनेगी, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी सरकार के ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से महंगाई आ जाती है, और फिर सरकार ऐसे कौन से काम सरकार को करने चाहिए जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाए। कारण बताएंगे, निदान बताएंगे, ठीक है? तो लिख लीजिए अगला हेडिंग इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, देखो महंगाई का मतलब तो सीधी सी बात है कीमतों का बढ़ जाना, और कीमतें तब बढ़ेंगी जब मुद्रा प्रसार हो, मनी एक्सपेंशन हो, लोगों के पास पैसा आ जाए। क्लियर है? लिख लीजिए मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ सामान्यतः मुद्रास्फीति, अच्छा, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ कीमत स्तरों में वृद्धि से, कीमत स्तरों में वृद्धि से देखा जाता है या लिया जाता है, कीमत स्तरों में वृद्धि से लिया जाता है। द जनरल मीनिंग, द जनरल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन would be, the general meaning of inflation would be the increase in, the increment in prices। ठीक, जब प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं आए ना? नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, यह स्थिति सामान्यतः, यह स्थिति सामान्यतः मुद्रा प्रसार के कारण उपस्थित होती है, मुद्रा प्रसार के कारण उपस्थित होती है। This situation being because of money expansion, money expansion, ठीक है? अथवा आपूर्ति में कमी के कारण, अथवा आपूर्ति में कमी के कारण, और ड्यू टू द लैक इन सप्लाई, और ड्यू टू द लैक इन सप्लाई। ठीक है, दोनों बातें सामने आ गई, या तो आपूर्ति कम हो या मांग बढ़ जाए। अगले पॉइंट से आपूर्ति, actually when we include the gradual increment of prices, then it would be normal inflation, but then it would be the inflation, but it is known as normal inflation or positive inflation. When there is high fluctuation in prices, up down, then it is called negative side of inflation or negative inflation. Somewhere it is also known as stagflation. Somewhere at many times in an economy, we can also see the concept of stagflation. When the prices, when in a sector, in a particular sector, the prices would be very high, and the other sector, the prices would be very low. When this situation finds in an economy gradually at the same time, then this concept is called stagflation. Examples. Now we can see that prices of vegetables, food articles are increasing, and at the same time the prices of white goods, non-perishable items, white goods such as TV, fridge, and other aspects, either they are normal or they are down due to the problem of pandemic. So there are same two situations in economy. One part of economy there is inflation, there is hyperinflation in one part of the economy,
in perishable goods, and there is deflation in other part of the economy in white goods or consuming goods. Okay, so there are both the two terms lie at the same time in an economy. This concept is known as stagflation. When deflation and deflation and when inflation both lie in an economy, मैं कराऊंगा आप लोगों को at the same time, then this concept is called stagflation. ये चौथी स्थिति पांचवी स्थिति जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी ये चार ही है, नॉर्मल सभी व्यवस्थाओं में होती है, चारों को कर लेते हैं। स्टैग्फलेशन पांचवी है, ये रेयर है, ठीक है। लेकिन भारत में इस समय है नया भारत, तो नई चीजें मिलेंगी, नहीं नया भारत कहाँ पे था हमें? क्या लिखा था ये बताओ? अच्छा, वो कारण से देख लिया, ठीक है। अब देखो, जब मुद्रा प्रसार के कारण इन्फ्लेशन बढ़े, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? सप्लाई डिमांड पुश इन्फ्लेशन। आए ना, मांग जनित महंगाई, नहीं ऐसा हमने तो ऐसा समझो भाई, डिमांड कब बढ़ेगी? जब पैसा आएगा ना लोगों के पास, सप्लाई बढ़ेगी। घड़ी को तो नजर नहीं है, इसलिए भी समझ में नहीं आया। अगर घड़ी पे ध्यान हुआ तो किसी की बस तो नहीं छूट रही, किस की छूट रही है? अच्छा, किसी की नहीं छूट रही तो आ जाना चाहिए। चलो ध्यान दो, जब मनी सप्लाई की वजह से, देखो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े, तब इसको कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, या डिमांड की वजह से आने वाली महंगाई, ठीक है। दूसरा, जब आपूर्ति कम होने की वजह से महंगाई हो जाए, सप्लाई की वजह से महंगाई कम हो जाए, तब इसे कहते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। क्लियर है? लिख लीजिए। जब मांग बढ़ने की वजह से, जब मांग बढ़ने की वजह से कीमत स्तर में वृद्धि हो, कीमत स्तर में वृद्धि हो, तब इसे मांग जनित महंगाई कहते हैं, तब इसे मांग जनित महंगाई कहते हैं। when the price increases, when the price increases due to the money expansion, due to the money expansion, then the inflation is called, then the inflation is called demand push inflation, then the inflation is called demand push inflation। दूसरा देखो, जब आपूर्ति के कारण, जब आपूर्ति में कमी के कारण, जब आपूर्ति में कमी के कारण मंडी में टमाटर नहीं आया तो महंगा हो जाएगा। जब आपूर्ति में कमी के कारण कीमत स्तर में वृद्धि, कीमत स्तर में वृद्धि, तब इसे आपूर्ति जनित महंगाई कहते हैं, तब इसे आपूर्ति जनित महंगाई कहते हैं। When the prices increases, when the prices increases due to the lack in supply side, due to the lack in supply side, then the inflation is called, then the inflation is called supply side inflation, supply side inflation, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले पॉइंट से।
एक इसमें चीज और लिख लीजिए, एक तरीके की इंप्रेशन और होती है। देखो मानो ऐसा हो गया कि पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल के दाम महंगे हो गए, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो यहाँ पर पेट्रोलियम डीजल की कीमत बढ़ जाएगी। जब पेट्रोल डीजल की कीमत अगर बढ़ जाएंगी तो ज्यादातर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, हाँ या ना? महंगाई बढ़ जाएगी नहीं? इसे कहते हैं आयात जनित महंगाई। ठीक है, एक और महंगाई है, इसे आयात जनित महंगाई भी कहते हैं, इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि जिस चीज का आयात हम लोग कर रहे हैं उस आयात की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, वस्तुओं की कॉस्ट बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, है ना? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं इसे, एक और इसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर डीजल महंगा हो गया, ऐसा समझो कि ऊर्जा महंगी हो गई, एनर्जी महंगी हो गई, क्योंकि पेट्रोल डीजल क्या है, ऊर्जा के स्रोत है, बेसिक स्रोत है। अगर ये महंगे हो गए, ऊर्जा महंगी हो गई, तो कॉस्ट हर चीज की बढ़ जाएगी नहीं? डीजल के पैसे बढ़ गए तो टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे नहीं? क्योंकि वो जो ट्रक लेके जो आ रहा है वो भाड़ा बढ़ा देगा अपना। क्लियर है? तो लिख लीजिए एक और इसमें, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण, वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तब इसे कीमत जनित महंगाई, तब इसे कीमत जनित महंगाई या लागत जनित महंगाई, ऐसा कहिए, लागत जनित, कीमत की जगह लागत लिखिए, कॉस्ट है, प्राइस नहीं, लागत जनित महंगाई अथवा आयात जनित महंगाई कहते हैं, अथवा आयात जनित महंगाई कहते हैं। The prices increase, when the prices increase due to the increment of prices, due to the increment of prices in international economy, in international market, then it is known as, cost push inflation or import push inflation, और import push inflation। समझ में आ गया? चलिए इसको हम लोग यहां तक रखते हैं आज के लिए। कल मैं बताऊंगा कि क्यों क्यों, मतलब कल नहीं, अगली क्लास में, बिल्कुल मेरी क्लास नहीं, ये आती कैसे है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आना तो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ और भी काम हो सकते हैं जिनकी वजह से आ सकती है। अच्छा ये बताइए कल क्लास किस किस को समझ में आई थी? ये वाली नहीं, कल आप लोगों में से कुछ नहीं, तो कल क्लास किस किस को समझ में आई थी? क्वालिटी, क्वालिटी समझ में आया? देखो उसमें ना कई लोग इस समय सर्विंग जज है, उस वाले बैच में तो वो क्लास लेते हैं आपके, उसमें इस समय कई सारे सर्विंग जज बैठे लोग, लेकिन वो हायर जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एचजेएस के लिए, उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट में जज बनना है। क्योंकि उन्हें पढ़ाना है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को विद फिलॉसफी, विद केस लॉ, विद एवरी एस्पेक्ट क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर संविधान का एक एक बात पता होनी चाहिए, एक एक चीज बड़े डीपली, क्या कहा किसने कैसे, सब वही पूछा जाता है, थोड़ा इसलिए उसमें टाइम लगता है। आर्टिकल 14, मुझे लग रहा है वो आर्टिकल 14 शायद 4 दिन से चल रहा है,
लेकिन खत्म नहीं हुआ। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14, मुझे लग रहा है शायद एक दिन में कई सारे पढ़ लियो। कुछ लोगों ने तो आधा समझा नहीं खत्म कर दिया होगा एक दिन में, और हमसे आर्टिकल 14 ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 4 दिन हो गए, क्योंकि लगातार उसे डिफाइन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आज भी होगा, अभी उसमें एक दिन और लगेगा, तब जाके खत्म होगा। चलिए